नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। फरवरी 2022 ये वो साल और ये वो महीना था जब रूस ने यूक्रेन पर डायरेक्ट अटैक किया। पूरी दुनिया हिल गई और यहीं से आगाज हो गया रशिया और यूक्रेन युद्ध का। आज 3 साल 10 महीने का वक्त बीत चुका है। हजारों जवानों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लाखों आम लोग भी इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। सवाल ही उठता है कि ये युद्ध अब तक थम क्यों नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, जेलेंस्की से भी और पुतिन से भी, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर यह युद्ध का अंत नहीं निकल रहा है। पुतिन के पास अपनी जिद है, जेलेंस्की के अपनी जिद है। अभी 3 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 3 घंटे की बातचीत हुई। 3 घंटे की बातचीत के दौरान कई अहम बिंदु थे जिस पर डिस्कशन किया गया और उसके बाद ट्रंप ने तुरंत पुतिन से बात की और उनकी फोन पर लगभग 2 घंटे की बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए और बताते हैं कि लगभग 90% मामलों पर सहमति बन गई है और अब तक की सबसे अच्छी ये बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। ये कहना ही था कि अगले दिन अचानक एक खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरती है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक हुआ है। 91 ड्रोन से उन पर जानलेवा हमला किया गया। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बाकायदे बताया कि किस तरह से ये टारगेट किया गया और पुतिन के घर को निशाना बनाया गया और ये इस ड्रोन हमले में वो बाल बाल बचे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो कूटनीतिक तरीके से जो बातचीत चल रही थी शांति की, अब हम उसमें सोचना पड़ेगा कि वो बातचीत हम कंटिन्यू करें या ना करें। इस हमले की पाकिस्तान, यूएई, भारत सब ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे एक मैसेज लिखा और ये दुनिया को ये संदेश दिया कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। बातचीत की रास्ते से, कूटनीतिक तरीके से टेबल पर बैठी बातचीत करिए, इस युद्ध का समाधान करिए। भारत कई बार अहम मोर्चों पर इस बात को कह चुका है कि युद्ध किसी की भी चीज का हल नहीं हो सकता, बातचीत से रास्ता हल निकलेगा। लेकिन जेलेंस्की को यह बात नागवार गुजरी। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को बोला कि आपने जब हमारे ऊपर हमले हो रहे थे तब आपने संवेदना के शब्द नहीं बोले, लेकिन आज जो रूस एक झूठी कहानी गढ़ रहा है, जो मनगढ़ंत कहानी रट रहा है, आप इनके प्रति आप सहानुभूति दिखा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, पिछले हर मोर्चे पे, चाहे वो जेलेंस्की के साथ मुलाकात हो, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने इस बात को कहा कि युद्ध जो है किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता और आपको शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके साथ बैठकर और यह बात कहना, अब तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन पीएम मोदी ने सब पूरी बैठक में इस बात को, लेकिन जेलेंस्की को आज शिकायत यह है भारत से कि उन्होंने पुतिन पर हुए हमले की में जिक्र क्यों किया, उनके प्रति संवेदना व्यक्त क्यों की। फिलहाल ये युद्ध का किस मोड़ पे जा रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी भी इसमें डोनबास वाला एक ऐसा मुद्दा फंसा हुआ है जिसपे ना तो पुतिन झुकने के लिए तैयार हैं और ना ही जेलेंस्की उसको छोड़ना चाहते हैं। डोनबास पर दोनों देश अड़े हुए हैं और इसी बीच में जेलेंस्की का ये बयान आना, ये इस बात को बता रहा है कि किस तरह से यूक्रेन इस समय घिरा हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन के पास में जो भी सबूत हैं वो दे। उन्होंने कहा कि 1 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन रशिया की तरफ से अभी तक हमारे को कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि आपके ऊपर 91 ड्रोन से हमला कराया गया हो। जेलेंस्की ने इसके पहले भी साफ तौर पर यह कहा था कि यह जो है कहानी मनगढ़ंत की गई है और यह कहानी इसलिए की गई है ताकि कूटनीतिक चैनल के रास्ते से जो बातचीत चल रही है, जो शांति की बातचीत चल रही है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और फिर जो है रूस खुलेआम यूक्रेन पर हमला बोल सके। इसके बाद भी अब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध अब किस तरफ मुड़ रहा है। आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो सकता है। रूस जो है इस युद्ध में अब और तेजी से कूद सकता है।
3 साल 10 महीने का वक्त हो गया। नाटो, ईयू, अमेरिका सभी जो है यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। खुद पुतिन इस बात को कई मोर्चों पर बोल चुके हैं कि मैं अकेले यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि मैं पूरे यूरोप से, अमेरिका से भी यहां पर युद्ध लड़ रहा हूं। और लगातार यूक्रेन को दूसरे देशों से सहायता मिलती जा रही है। और वहां पर आज स्थिति यह है कि रशिया उन सबको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रशिया ने यह जवाब कब दिया था? जब ट्रंप ने उनको एक कागजी शेर बताया था। अब समझ, ये मैटर फंसता कहां पे है, इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये मुद्दा जो है, अगर आप इसको रशिया यूक्रेन वार की तह पर जाएंगे तो आपको 1945 से लेकर 1991 तक का इतिहास पता होगा। उस इतिहास में ऐसी बहुत सारी वहां पर चीजें हैं, घटनाएं हैं, जिसके कारण 2022 में यह सीधी जंग हुई। ऐसा नहीं था कि अचानक पुतिन एक दिन 2022 के फरवरी में उनको रात में लगा हो कि यूक्रेन हमारे लिए खतरा है और फिर उन्होंने अटैक कर दिया हो। इसके पीछे नाटो एक सबसे बड़ा कारण तो था ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा चिंता थी, वो थी रूस के बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। रूस चारों तरफ से घिरा हुआ है। रूस के चारों तरफ नाटो के देश हैं। यूक्रेन जब नाटो बना और रसिया टूटा, यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसी समय से एक बात यह कही गई थी कि नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ में नहीं होगा, यानी कि नाटो के देश रसिया बॉर्डर से अलग रहेंगे, यानी कि उन देशों को शामिल नहीं किया जाएगा नाटो में जो कि रशिया बॉर्डर से सटे हुए हैं। आप जब इसका मैप देखेंगे और रशिया के मैप को आप समझेंगे और उसके बॉर्डर इलाके को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि रशिया पूरी तरह से नाटो से घिरा हुआ है। और नाटो से घिरे होने के कारण ही रशिया को हमेशा ये डर सताता है कि अगर इन लोगों ने मिलकर रशिया पर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। इसी चिंता के कारण 2014 में जिस समय क्रीमिया का युद्ध हुआ, क्रीमिया अलग हुआ, उसके बाद डोनबास में लगातार दोनों के बीच में सैन्य संघर्ष हुआ, हत्याएं हुई। वहां पर कम से कम 2014 से लेकर 2022 तक हजारों लोगों की मौत हो गई। अब डोनबास का लगभग 90% हिस्से में रशियन आर्मी का कब्जा है और महज 10% या 8% जमीन, 8 से 10% ही ऐसी जमीन है जिस पर अभी भी यूक्रेन अपना कब्जा बनाए हुए है। रशिया ने कहा है कि जिस क्षेत्र को वो कब्जा कर चुका है, डोनबास के जिन इलाकों पर रूस के कब्जा है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। और डोनबास पहले सोवियत के विघटन के समय में रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक हथियार होता था। वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है वहां पर, और ये आज की डेट में यूक्रेन के लिए भी सबसे बड़े औद्योगिक दिल की धड़कन बोली जाती है यूक्रेन की। डोनबास रणनीतिक रूप से, औद्योगिक रूप से, हर तरीके से दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि दोनों देश इसको लेकर कंप्रोमाइज करने की स्थिति पर नहीं दिख रहे। डोनबास का मैप में आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन इस मामले को लेकर इस पर राजी नहीं हो रहे। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी भी दे दी है। ये दो जो बड़े मसले थे ये हल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके युद्ध में डोनबास का मसला बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, उससे शांति वार्ता बीच में टूट सकती है और रशिया अब और भी अग्रेसिव तरीके से यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। शुक्रिया।